दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर 2023 को एक जजमेंट है वो प्रोनाउंस किया है, सिविल अपील नंबर 2518 ऑफ 2012, जिसमें अपीलेंट्स हैं और रेस्पोंडेंट हैं। जो अपीलेंट्स हैं वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है वो डिस्कस किया है। दो क्वेश्चन हैं वो डिस्कस किए हैं। वो पहला क्वेश्चन ये है कि जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट जो की गई थी क्लॉज 4 ऑफ जो क्लॉज 4 थी मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट की, जो 10 अप्रैल 2002 की, तो क्या वो एक बार है डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स के ऊपर जब एक पर्सन के ऊपर क्रिमिनल कोर्ट में ट्रायल चल रहा हो, और जो कि सेम डिसिप्लिनरी जो प्रोसीडिंग्स हैं डिपार्टमेंट द्वारा चलाई जानी, क्या वो एक वैध होगी कि इलीगल होगी? ये क्वेश्चन को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में डिस्कस किया है। दूसरा कि क्या अगर एक्विटल होता है किसी कनेक्टेड प्रोसीडिंग्स में, तो क्या वो उसका बेनिफिट मिलेगा, जो कि सर्वाइविंग प्रोसीडिंग्स में भी उनका क्या बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पर बताया गया था कि एक जो राइट जो है डिलिंक्वेंट एम्प्लॉय के ऊपर, तो क्या वो ऑटोमेटिक जो अगर वो उसे एक्विटल हो जाता है क्रिमिनल कोर्ट से, तो क्या वो ऑटोमेटिकली एक्विटल हो जाता है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को? तो इन दोनों क्वेश्चंस का जो आंसर है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल डिस्कशंस के बाद जो है वो निर्णय सुनाया है। तो आइए थोड़ा सा इसके फैक्ट्स को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हुआ क्या था। तो इस पैरा नंबर 2 में ये बताया है कि जो स्पेशल लीव पिटीशन थी वो बैंक ने फाइल की थी, क्योंकि जो डिविजनल बेंच था हाई कोर्ट का ऑर्डर उनके अगेंस्ट में गया था, और डिविजनल बेंच ने कंफर्म कर दिया था सिंगल बेंच के ऑर्डर के ऊपर, और सिंगल बेंच का जो ऑर्डर था वो एम्प्लॉय थे जो कि रिस्पोंडेंट है उनके फेवर में गया था। तो अब यहाँ पर जो रिट पिटीशन जो फाइल की गई थी वो रिस्पोंडेंट द्वारा फाइल की गई थी सिंगल बेंच में पहले, और उन्होंने सिंगल बेंच में जो रिट पिटीशन में जो डायरेक्शंस दिए थे वो उनकी जो अपील थी उसको अलाउ कर दिया था। और जो बैंक का जो ऑर्डर था उनको डिसमिस किया गया है सर्विस से, उस ऑर्डर को अगेंस्ट में गया था, मींस उनका जो डिसमिसल था उसको सेट असाइड कर दिया था। तो और जो रिजेक्शन ऑफ द डिपार्टमेंटल अपील थी वो भी अलाउ कर दी थी। तो मींस जो ऑर्डर था सिंगल जज का ऑर्डर था उसको डिविजनल बेंच ने कंफर्म कर दिया था, और सिंगल बेंच जो जज थे उन्होंने ऑर्डर एम्प्लॉय के फेवर में दिया था। तो फाइनली जो है वो बैंक जो है सिंगल जज की कोर्ट से भी जो बैंक के अगेंस्ट में डिसीजन किया था, और डिविजनल बेंच में बैंक ने अपील डाली थी वो भी उनके अगेंस्ट में गया था। तो फाइनली यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में बैंक ने यहाँ पर अपील जो है वो डाली थी। बैकग्राउंड क्या था केस का, पहले से लेते हैं। बैकग्राउंड ये बताया गया है कि जो रिस्पोंडेंट हैं वो एक एम्प्लॉयड थे स्टेट बैंक में, एक जो असिस्टेंट की पोस्ट है वहाँ पर जो है काम करते थे, और 3 गवर्नमेंट रिटेलर्स ने कंप्लेंट थी वो लॉन्च की थी सो पुलिस स्टेशन में कि जो चालान जो डिपॉजिट किया गया था बैंक ने वो एंटर नहीं किया गया है कैश रिसिप्ट स्क्रॉल में, और जो डिस्ट्रिक्ट सिविल सप्लाई ऑफिसर है उन्होंने भी एक कंप्लेंट लॉन्च की थी कि सर्टेन रिटेलर ने डिलीवरी ले ली है फूड स्टफ की, और जो कि एक फेक चालान के बेसिस पे एक डिलीवरी है वो ले ली है। तो प्रोसीडिंग्स जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हुई रिस्पोंडेंट के ऊपर, और एक मेमोरेंडम था वो इशू हुआ 8 दिसंबर 1999 में, और ये कहा गया कि 61,908 रुपये जो कि डिपॉजिट किए गए थे 19 अप्रैल 1996 में, जिसमें चालान भी इशू हुआ था, लेकिन कभी जो डिपॉजिट नहीं किए गए रिस्पेक्टिव अकाउंट में कभी डिपॉजिट नहीं किए। और 2 सिमिलरली अक्रेंसेस फिर हुए थे, एक 21 फरवरी 1995 में जिसमें 24,640 रुपये और 27,412 रुपये का ब्यौरा बताया गया। 3 FIR थी वो रजिस्टर्ड हुई,
एम्प्लॉय के केस में, तो उस FIR की बेसिस पर उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन उनको बेल पे छोड़ दिया गया। जब शो कॉज नोटिस इशू हुआ मेमोरेंडम का बैंक द्वारा, तब एम्प्लॉय ने ये कहा कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो हैं या तो उसे ड्रॉप कर दिया जाए या क्लोज कर दिया जाए, क्योंकि जो क्रिमिनल केस है उनके अगेंस्ट में पेंडिंग है, जो कि सेम सेट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब सेम ही जो एलिगेशंस हैं वो ही उसी के बेसिस पे एक क्रिमिनल केस है कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। और लेकिन उसके बाद बैंक ने प्रोसीड किया और इंक्वायरी ऑफिसर थे वो अपॉइंट किया, जिन्होंने रिपोर्ट दी कि 3 में से 4 चार्जेस हैं वो एस्टैब्लिश्ड हो रहे हैं। और एम्प्लॉय ने लेकिन चूंकि डिनाई किया चार्जेस को, रिस्पांस भी दिया, लेकिन उनको बर्खास्त कर दिया सर्विसेज से। और जो ऑर्डर था बर्खास्तगी का वो था 28 मार्च 2003 को। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट ने अपील फाइल की, अपॉर्चुनिटी पूरी दी उनको, लेकिन वो भी डिसमिस हो गई। अपील जो थी एम्प्लॉय की वो डिसमिस हो गई 16 अगस्त 2004। अब डिपार्टमेंट की अपील के बाद एम्प्लॉय ने रिट पिटीशन थी वो गुवाहाटी हाई कोर्ट में फाइल की। अब क्वेश्चन था कोर्ट के समक्ष कि जो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट हुआ था 10 अप्रैल 2002 में, तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो डेलिंक्वेंट एम्प्लॉय रिस्पोंडेंट का है उनकी क्या स्टे होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। तो जो मेमोरेंडम सेटलमेंट था वो जब साइन किया गया था, तब एक शास्त्री अवार्ड था वो कंफर्म किया गया था बाय देसाई अवार्ड, जो कि कंफर्म किया गया था देसाई अवार्ड, वो सीज टू एग्जिस्ट फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्संस। तो फिर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि क्लॉज 4 है जो डॉक्यूमेंट का, वो साफ साफ क्लियर दर्शाता है कि क्लियर और अनएम्बिगुअस मींस साफ साफ जो है क्लियरली बताता है कि इसलिए जो ये सही नहीं होगा बैंक को कि वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं वो इनिशिएट करें, जबकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो ऑलरेडी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो उसके बाद ये डायरेक्शन दी कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पास मतलब हमेशा ऑप्शन ओपन रहेगा कि वो कार्रवाई करें जो क्लॉजेस हैं MOS के मुताबिक, जब क्रिमिनल केस जो है डेलिंक्वेंट एम्प्लॉय के मतलब जो है कंक्लूजन की स्टेज पे पहुंच जाएगा, वन वे और द अदर। लेकिन उससे जो बैंक थे वो सिंगल जज के ऑर्डर से नाखुश हुए और उन्होंने रिट अपील, जो कि डिविजनल बेंच में डाली जाती है, रिट अपील जो है वो फाइल की। और केस को डिस्कस करने के बाद डिविजनल बेंच ने ये कंटेंशन डिस्कस की कि जो एप्लीकेबिलिटी है शास्त्री अवार्ड की और कंफर्म और जो कंटिन्यूएशन करना डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को, जब वो क्रिमिनल केसेस हैं पेंडिंग पड़े हैं, तो ऐसे में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू करना एक तरह का इंफ्रॉक्शन होगा। और डिविजनल बेंच ने सिंगल जज के जो ऑर्डर था उनको कंफर्म कर दिया और डिसिप्लिनरी की प्रोसीडिंग्स को सेट असाइड कर दिया। अब यहाँ पर बैंक ने फाइनली यहाँ पर अपील डाली और दोनों पार्टीज को सुनने के बाद कोर्ट ने पहले एक जजमेंट आई थी उसको देखा कि पहले क्लास 4 MOS क्या था 10 अप्रैल 2002 का, उसको एनालाइज किया और उसमें ये पॉइंट निकाला था कि if he is not put on trial within period of 1 year of the commission of the offence, the management जो होगी वो डील करेगी जैसे कि वो ऑफेंस जो है कमिट किया गया है, और मिसकंडक्ट का जैसे वो डील करती है वैसे ही वो जो है मैनेजमेंट है वो डील करेगी। और इंटरप्रिटेशन करने के बाद एक जजमेंट आई थी क्लॉज 4 की, जो जिसमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज 4 का किया गया था, उसमें जो कि जजमेंट थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस नीलम नाग की। और इस जजमेंट के कंटेंट्स रिप्रोड्यूस किए आप पोजीशन ऑफ लॉ को देखते हुए। पहले एक जजमेंट थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की, उसको भी डिस्कस किया, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस BK मीना एंड अदर्स। और सारी जजमेंट्स को डिस्कशन के बाद यहाँ पे जो प्रिंसिपल्स थे, एक और जजमेंट आई थी M. पॉल एंथोनी वर्सेस भारत कोल माइंस लिमिटेड की। तो उन सारे प्रिंसिपल्स को देखते हुए ये बताई गई थी
की गाइडलाइंस थी उसमें बताई कि कोई बार एग्जिस्ट नहीं करता है साइमल्टेनियसली जो कि कोई एप्रोप्रिएट और सेपरेट फॉर्म में चल रही हो। अगर प्रोसीडिंग्स आइडेंटिकल और सिमिलर फैक्ट्स हैं और चार्जेस जो डेलिंक्वेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट में गए हैं जो कि सीरियस नेशन में मतलब नेचर के हैं, तो फिर ये डिजायरेबल होगा कि डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया जाए जब तक कि अदर जो ट्रायल है वो कंक्लूड नहीं हो जाता। और ये सारी गाइडलाइंस के बाद एक कोर्ट जजमेंट आई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट की, जो कि नीलम नाग की थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस नीलम नाग की। तो यहाँ पर जो फॉलोइंग एसेंशियलिटीज थी वो बताई गई जो कि कॉल आउट हुई, जो कि क्लास ऑपरेशन और क्लास 4 से, कि एटलीस्ट जो 1 साल का समय जरूर बीत जाना चाहिए और उसी के बाद ही प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए डेलिंक्वेंट एम्प्लॉय को अगेंस्ट में। अगर पासेज ऑफ टाइम जो है कोई प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं होता है, मतलब मान लीजिए अगर एक केस लगाया जाता है वो 1 साल तक प्रोसिक्यूशन उसको प्रोसीड नहीं करता है, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट जो है वो प्रोसीड कर सकता है और जो प्रोसीजर जो डिसिप्लिनरी जो एक्शन जो है बताया गया है। और इसके बाद भी अगर प्रोसिक्यूशन कमेंस होता है फ्रॉम दी लेटर पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद जब प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होता है, तो फिर ऐसे में जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होंगी उसे स्टे कर दिया जाएगा, लेकिन इनडेफिनेट पीरियड तक के लिए, कुछ समय के लिए उसको स्टे कर दिया जाएगा। और स्टे भी जो होगा वो सिर्फ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम तक का ही होगा और जो कि डिसाइड डिटरमाइन होगा एज पर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के ऊपर। तो कई जजमेंट डिस्कस करने के बाद जो है एक जो नाग की जो जजमेंट थी उसमें कोर्ट ने नीलम नाग की जजमेंट थी, उसके जो पॉइंट्स थे उसमें जो है बताया कि जजमेंट थी जो 4 एसेंशियलिटीज थी वो इस पर डिस्कस की, जो कि कॉल आउट हुई थी कि एटलीस्ट जो 1 साल जो है वो खत्म होना चाहिए, मतलब मीन्स पास आउट होना चाहिए और उसके बाद ही डेलिंक्वेंट एम्प्लॉय को प्रोसिक्यूट मतलब उसके बाद ही प्रोसीड किया जाना चाहिए। और अगर पासेज ऑफ टाइम को 1 साल बीत जाने के बाद भी कोई प्रोसिक्यूशन इनिशिएट नहीं हुआ होता है, तब ऐसे में डिपार्टमेंट है वो अपनी डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो चला सकता है। अगर प्रोसिक्यूशन उसके बाद चालू होता है इन द पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, तो फिर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के बारे में बताया गया कि उसको स्टे कर देना चाहिए, लेकिन इनडेफिनेटली पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए नहीं। और जो प्रोसीडिंग जो है वो स्टे होनी चाहिए फॉर द रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, जो कि डिटरमाइन करेगा एज पर दी सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। और अब यहाँ कोर्ट ने आगे डिस्कस किया कि इक्विटल हो जाना, तो क्या अगर ट्रायल कोर्ट इक्विटल कर देता तो क्या डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग से भी इक्विटल हो जाएगा। तो इस बात को डिस्कस करने के लिए जो जजमेंट से उसको पढ़ा, मतलब ऑब्जर्व किया और एनालाइज किया, सॉरी। और यहाँ पर कोर्ट ने फिर उसका अप्लाई यहाँ ये किया कि जो FIR थी वो रजिस्टर्ड हुई थी 1996 में, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स जो स्टार्ट की गई थी 8 दिसंबर 1999 में, उसकी जो प्रोसीडिंग्स खत्म हुई थी 2002 में, और एक कंप्लीशन ऑफ द फॉर्मेलिटीज थी वो मैंडेटरी रिक्वायर्ड थी जो कि कंप्लाई करने के लिए, इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। और लेकिन उसके बाद डेलिंक्वेंट एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया गया सर्विस से विद द पासिंग ऑफ ऑर्डर, जो हुआ था 28 मार्च 2003 का। अपील थी लेकिन वो प्रेफर की गई थी डेलिंक्वेंट एम्प्लॉय को, उसको भी खारिज कर दिया गया था 2004 में। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जब एंटायर प्रोसीडिंग्स थी वो कंप्लीट हो चुकी थी और डेलिंक्वेंट एम्प्लॉय के अगेंस्ट में गई थी, फिर उसके बाद फरवरी 2005 में तब जाके जो है एम्प्लॉय ने क्लास 4 ऑफ MOS का रिलायंस दिया, जब वो उसके बाद ही फिर जो रिट पटिशन थी जो चैलेंज की गई थी उसी में ये जो पॉइंट है पहली बार रेज किया। अब कोर्ट ने कहा ये एक बिलेटेड अटेम्प्ट है, सिर्फ ताकि फोरस्टॉल इट्स इम्प्लीमेंट, मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बिलेटेड अटेम्प्ट है। तो यहाँ पर फिर कोर्ट ने कहा कि जो नीलम नाग का जो प्रिंसिपल ऑफ लॉ था जो बताया गया था कि जब कंप्लीशन हो जाती है तो वो कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स जो है वो एक रीजनेबल टाइम में हो जानी चाहिए, और इस ऐसे में जो क्लॉज जो है वो एम्प्लॉय की जो हेल्प करने के लिए नहीं आ सकता है, मोरसो या फिर उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए ट्रायल को। तो इसमें जो ट्रायल की जो प्रक्रिया थी
वो बताया कि कंप्लीशन ऑफ ट्रायल जो था वो क्राइम रजिस्टर्ड हुआ था 1996 में, और उस दौरान कोई भी ऐसी बात है जो नहीं रेज की गई थी। और यहाँ पर ये बताया कि अगर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग हो, क्रिमिनल ट्रायल जो है ऑटोमेटिकली जो अगर जो क्रिमिनल ट्रायल पेंडिंग पड़ा है तो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग जो है ऑटोमेटिकली स्टे नहीं होनी चाहिए। जब एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है इन्वॉल्व होता हो, और जो एक्विटल क्रिमिनल ट्रायल से एक्विटल होना भी ये नहीं बनता है कि जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है वो भी क्लोज कर दी जाए डिलिंक्वेंट एम्प्लॉय के ऊपर। तो अब यहाँ पर बताया कि जो डिलिंक्वेंट एम्प्लॉय का जो रिस्पांस था जब इंक्वायरी चलाई गई थी इनके ऊपर, तब कोई इस तरह की जो प्ली थी एमओएस की वो कहीं नहीं ली गई थी, और ना ही कोई स्पेसिफिक प्ली ली गई थी कि इस प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया जाए। और अब यहाँ पर बताया कि ऑफिसर जो थे उन्होंने ना तो प्लीड किया था ना ही इंडिकेट किया था, जिसकी वजह से जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की और साइमल्टेनियसली कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स के बारे में कहीं इसमें ऐसा जिक्र नहीं किया था। तो यहाँ पर फैक्ट्स को देखने के बाद ये कोर्ट ने पाया कि जो एक डिलिंक्वेंट एम्प्लॉय हैं, ये डिलिंक्वेंट एम्प्लॉय का केस नहीं है कि वो जो ट्रायल था वो विद इन 1 ईयर ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस होता है, या फिर तो फिर इसके बारे में बताया कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी वो 3 दिसंबर 2001 में थी, तो सिर्फ उस दौरान ही ऑब्जेक्शन था वो लिया गया था, लेकिन कोई डेट जो है वो स्पेसिफाई नहीं लिखी बताई गई है। तो इस ऐसे में कोर्ट ने कहा कि नेचुरल जस्टिस भी पूरी तरह से कंप्लाई किया गया था। तो ऐसे में देखते हुए कि ये मैंडेटरी नहीं था कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स को स्टे किया जाए, जब उसे इनिशिएट किया गया था प्रेस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम के बाद है वो इनिशिएट किया गया था, एफआईआर के काफ़ी टाइम के बाद जो है इनिशिएट किया गया था। तो जो रिस्ट्रिक्शन और जो क्लास 4 है वो कंप्लीट नहीं होती है। और कई दूसरी जजमेंट्स उस पर भी रिलाई किया, कक्कड़ की जजमेंट थी उस पर भी रिलाई किया। और सारी डिस्कशन करने के बाद यहाँ पर कोर्ट ने जो जजमेंट आई थी डिविजनल बेंच की 7 जनवरी 2009 की रिट अपील की, उसको सेट असाइड कर दिया। मींस स्पेशली पिटीशन बैंक की जो है वो अलाउड हो गई, और डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर था उसको सेट असाइड कर दिया। तो अल्टीमेटली जो सिंगल जज का ऑर्डर था वो भी अपने आप जो है वो कैंसिल हो गया, मतलब अपने आप ही सेट असाइड हो गया। तो अब यहाँ पर जो आंसर्स थे वो ये बताए गए कि क्लास 4 थी एमओएस की, वो जो है नहीं बताता होगा, मतलब नहीं बताता है कि जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है वो कम्प्लीटली स्टैंड स्टिल हो जाएंगी अगर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग होगी। तो पोजीशन ऑफ लॉ ये है कि जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स तभी रोकी जा सकती हैं, लेकिन जब क्रिमिनल केस जो है चालू हो जाए तो उस बाद ही जो है इसको स्टे किया जा सकता है। लेकिन और साथ में ये बताया कि जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स हैं वो 1 साल के बाद ही एफआईआर लॉन्च होने के 1 साल के बाद ही स्टार्ट की जा सकती है। तो ये जो पहला जो नीलम नाथ की जजमेंट थी उसी के जो कंटेंट्स हैं वो बताए गए, अब वहीं यहाँ पर अप्लाई किए गए। और नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स थी बताई कि वो टोटली सेपरेट थी, डिस्टिंक्ट और इक्विटल होती है इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में। तो उससे ये नहीं बनता है कि डिलिंक्वेंट एम्प्लॉय को किसी प्रकार का बेनिफिट मिले या फिर ऑटोमेटिकली उनको डिस्चार्ज हो जाए डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स से। तो इसलिए जो मेमोरेंडम हुआ था जिसने मेमोरेंडम में जो एम्प्लॉय के अगेंस्ट में बताया था कि ये डिसमिसल आपको बर्खास्त किया जा रहा है, उस मेमोरेंडम को रिस्टोर कर दिया और सिंगल जज ऑफ डिविजनल बेंच के जो ऑर्डर थे उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको सेट असाइड कर दिया। तो ये थी 3 अक्टूबर 2023 की जजमेंट। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें।
क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।